All right, we're going to cut across to the Rajya Sabha. Prime Minister Modi is speaking. लंबे अरसे के बाद 2014 के बाद देश को एक अल्टरनेट मॉडल क्या हो सकता है, अल्टरनेट कार्यशैली क्या हो सकती है, प्रायोरिटीज क्या हो सकती है, इसका एक नया मॉडल देखने को मिला है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। और उन्होंने स्वार्थ नीति, राजनीति, देश नीति, सबका एक घोटाला करके रखा हुआ था। तरीका ये होता था कि छोटे तबके को कुछ दे देना और बाकियों को तरसा कर रखना, और जब चुनाव आए तब कहना देखो उनका मिला है, शायद आपको भी मिल जाएगा। और इस प्रकार से झुनझुना बांटते रहना, लोगों के आंखों पर पट्टी बांध करके अपनी राजनीतिक सियासत को चलाए रखना, ताकि चुनाव के समय वोट की खेती हो सके। यही कार्य चलता रहा। आदरणीय सभापति जी, हमारी कोशिश रही है कि भारत के पास जो भी संसाधन है, उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। भारत के पास जो समय है, उस समय का भी बर्बादी से बचा करके पल पल का उपयोग देश की प्रगति के लिए, जन सामान्य के कल्याण के लिए, उसी पर वो खर्च हो। और इसलिए हमने एक अप्रोच अपनाया, सैचुरेशन का अप्रोच। पैर उतने ही लंबे करने जितनी चद्दर हो, लेकिन जो योजना बने, जिनके लिए वो योजना बने, उनको वो 100% उसका बेनिफिट होना चाहिए। किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को लटका करके रख रखा और उसको हमेशा प्रताड़ित करते रखना और उसको निराशा की गर्त में धकेल देना, उन सिचुएशन से हमने बाहर आकर के सैचुरेशन अप्रोच की ओर हमारे काम को आगे बढ़ाया है। बीते दशक में हमने हर स्तर पर सबका साथ, सबका विकास की भावना को जमीन पर उतारा है, और वो आज देश में जिस प्रकार से बदलाव नजर आ रहा है, फल के रूप में हम अनुभव करने लगे हैं। हमारे गवर्नेंस का भी मूल मंत्र यही रहा है, सबका साथ, सबका विकास। हमारी ही सरकार ने SC, ST एक्ट को मजबूत बनाकर दलित और आदिवासी समाज के सम्मान और उनके सुरक्षा के संबंध में अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई और हमने उसको बढ़ाया। आदरणीय सभापति जी, आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे
कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठुकरा दिया गया, इनकार किया गया, क्योंकि शायद उस समय उनकी राजनीति को ये सूट नहीं करता होगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के और फैमिली फर्स्ट की राजनीति में जब वो बैठेगा तब तक वो चर्चा तक के हित में भी नहीं आता है। आदरणीय सभापति जी, ये मेरा सौभाग्य है कि हम सब ने मिलकर के तीन दशक से मेरे ओबीसी समाज ने जिस बात के लिए मांगे की, आशाएं रखी, जिसको निराश करके रखा गया था, हमने आकर के इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। और हमने सिर्फ उनकी मांग पूरी की इतना नहीं, हमारे लिए उनका मान सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के 140 करोड़ देशवासियों को हम जनता जनार्दन के रूप में पूजने वाले लोग हैं। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में जब जब आरक्षण का विषय आया तो उसको एक तंदुरुस्त तरीके से समस्या के समाधान के लिए सत्य को स्वीकार करते हुए करने का प्रयास नहीं हुआ। हर चीज में देश में विभाजन कैसे हो, तनाव कैसे पैदा हो, एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी कैसे पैदा हो, वही तरीके अपनाए गए हैं। देश आजाद होने के बाद जब ये प्रयास हुए हैं, इसी तरीके से हुए हैं। पहली बार हमारी सरकार ने एक ऐसा मॉडल दिया और सबका साथ सबका विकास के मंत्र की प्रेरणा से दिया कि हमने सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण दिया, बिना तनाव के, बिना किसी का छीन करके। और जब ये निर्णय किया तो एससी समुदाय ने भी उसको स्वागत किया, एसटी समुदाय ने भी स्वागत किया, ओबीसी समुदाय ने भी स्वागत किया। किसी को भी पेट में दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय, लेकिन करने का तरीका था सबका साथ सबका विकास, और तब जाकर के बहुत ही स्वस्थ शांत तरीके से पूरे राष्ट्र ने इस बात को स्वीकार किया। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में दिव्यांगों की कभी सुनवाई जितनी मात्रा में होनी चाहिए थी नहीं हुई। जब सबका साथ सबका विकास का मंत्र होता है ना, तब मेरे दिव्यांग जन भी वो सबके कैटेगरी में होते हैं, और तब जाकर के हमने दिव्यांगों के लिए आरक्षण का विस्तार किया, दिव्यांगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए मिशन मोड में काम किया। दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई, लेकिन योजनाओं को लागू भी किया। ये इसके कारण इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अधिकारों को लेकर के हमने उसको कानूनी रूप से उसको पुख्त करने के लिए प्रामाणिकता पूर्वक प्रयास किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र को हम कैसे जीते हैं, ये हमने समाज के उस उपेक्षित वर्ग की तरफ भी हमने बड़ी संवेदना के साथ देखा। आदरणीय सभापति जी, भारत की विकास यात्रा में
नारी शक्ति के योगदान को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन उनको अगर अवसर मिले और वो नीति निर्धारण का हिस्सा बने तो देश की प्रगति में और गति आ सकती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ही और इस सदन का पहला निर्णय हुआ, हम देशवासी गर्व कर सकते हैं, सदन इस बात के लिए याद रखा जाएगा, ये नया सदन सिर्फ उसके रूप रंग के लिए नहीं, ये नया सदन का पहला निर्णय था नारी शक्ति बंधन। इस नए सदन को हम किसी और तरीके से भी कर सकते थे, हम हमारी वाहवाही के लिए भी उपयोग कर सकते थे, पहले भी होता था, लेकिन हमने तो मातृशक्ति की वाहवाही के लिए इस सदन का आरंभ किया था और मातृशक्ति के आशीर्वाद से ये सदन अपना कार्य आरंभ किया है। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं, इतिहास की तरफ अब थोड़ी नजर करें। यानी मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, बाबा साहब आंबेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। और इस गुस्से को दो बार बाबा साहब को चुनाव में पराजित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न के योग्य नहीं समझा गया। आदरणीय सभापति जी, कभी भी बाबा साहब को भारत रत्न योग्य नहीं समझा गया। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया, और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। और आदरणीय सभापति जी, ये कांग्रेस भी रंग बदलने में बड़ी माहिर लग रही है। कितनी तेजी से अपना नकाब बदल देते हैं, ये इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। आदरणीय सभापति जी, आप कांग्रेस का अध्ययन करेंगे तो कांग्रेस की राजनीति, जैसे हमारा मूल मंत्र रहा सबका साथ सबका विकास, वैसा उनका हमेशा रहा कि दूसरे की लकीर छोटी करना। और इसके कारण उन्होंने सरकारों को अस्थिर किया। किसी भी राजनीतिक दल की सरकार कहीं बनी तो उसको अस्थिर कर दिया, क्योंकि लकीर छोटी करो दूसरे की, इसी काम में वो लगे रहे। और ये जो उन्होंने रास्ता चुना है ना, औरों की लकीर छोटी करने का, लोकसभा के बाद भी जो उनके साथ थे वो भी भाग रहे हैं।
तो उनको पता चला गया ये तो हमें भी मार डालेंगे। और यही उनकी नीतियों का परिणाम है कि आज ये हाल हो गए हैं कांग्रेस के। देश की सबसे पुरानी पार्टी, आजादी के आंदोलन से जुड़ी पार्टी, इतनी दुर्दशा। ये औरों की लकीर छोटी करने में अपनी शक्ति खपा रहे हैं ना। अगर वो खुद की लकीर लंबी करते तो उनकी ये दशा नहीं होती। और मैं बिना मांगे एडवाइस दे रहा हूं, आप अपनी लकीर लंबी करने में मेहनत कीजिए, सोचिए, तो कभी न कभी देश आपको भी ये 10 मीटर दूर यहां आने का अवसर देगी। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब ने SC ST समुदाय की बुनियादी चुनौतियों को बहुत बारीकी से समझा था, बहुत गहराई से समझा था, और खुद भुक्तभोगी थे, इसलिए एक दर्द भी था, पीड़ा भी थी, और समाज का कल्याण करने की का एक जज्बा भी था। और बाबा साहब ने SC ST समुदाय के आर्थिक उन्नति के लिए एक स्पष्ट रोडमैप देश के सामने प्रस्तुत किया था। उनकी बातों में प्रस्तुत होता था। और बाबा साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, मैं उनका कोट पढ़ना चाहता हूं। बाबा साहब ने कहा था, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन दलितों के लिए ये आजीविका का मुख्य साधन बन ही नहीं सकता। ये बाबा साहब ने कहा था। उन्होंने आगे कहा था, और इसके कई कारण हैं। पहला, भूमि खरीदना उनके सामर्थ्य से बाहर है। दूसरा, अगर उनके पास धन भी हो तो भी उनके लिए भूमि खरीदने का कोई अवसर नहीं है। बाबा साहब ने ये एक एनालिसिस किया था, और इस परिस्थिति का एनालिसिस करते हुए उनको तो सुझाव था। उन्होंने आग्रह किया था कि दलितों के साथ, हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, वंचितों के साथ ये जो अन्याय हो रहा है, ये जो मुसीबत में जीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, इसका एक उपाय है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। औद्योगिकरण के पक्षकार थे बाबा साहब, क्योंकि औद्योगिकरण करने के पीछे उनकी कल्पना साफ थी। स्किल बेस्ड जॉब्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए दलित, आदिवासी, वंचित समूहों को एक अवसर मिलेगा, और उसे वो उत्थान का एक सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानते थे। लेकिन आजादी के इतने सालों के बावजूद भी, इतने साल कांग्रेस को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब भी बाबा साहब की इन बातों को पर गौर करने का भी उनको समय नहीं था। उन्होंने बाबा साहब की इस विचारों को पूरी तरह खारिज कर दिया। SC ST समुदाय की आर्थिक लाचारी बाबा साहब समाप्त करना चाहते थे। उसे कांग्रेस ने ऐसा उल्टा काम किया कि उसको गहरा संकट बना दिया। आदरणीय सभापति जी, 2014 में हमारी सरकार ने इस सोच को बदला, और हमने प्राथमिकता देते हुए स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर हमने जोर दिया।
हमने पीएम विश्वकर्मा योजना बना करके समाज का वो तबका जिसके बिना समाज की रचना ही संभव नहीं है, और हर गांव में छोटे छोटे रूप में बिखरे हुए समाज, जो पारंपरिक कार्य करने वाले हमारे विश्वकर्मा भाई बहन, लोहार हो, कुम्हार हो, समाज के सोनार हो, ऐसे सारे जो वर्ग के लोग हैं, पहली बार देश में उनके लिए कोई चिंता हुई और उनको ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए नए औजार देना, डिजाइनिंग में उनको मदद करना, आर्थिक सहायता करना, उनके लिए बाजार उपलब्ध कराना, ये सारों दिशाओं में एक विशेष काम हमने अभियान चलाया हुआ है। और समाज का ये वर्ग है जिसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और समाज नियंत्रण में जिसका महत्वपूर्ण रोल है, उस विश्वकर्मा समाज की हमने चिंता। आदरणीय सभापति जी, हमने मुद्रा योजना शुरू करके जिन लोगों को पहली बार उद्यम के क्षेत्र में आना था, उनको निमंत्रित किया, उनको प्रोत्साहित किया। बिना गारंटी को लोन देने का एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया, ताकि समाज में ये बहुत बड़ा समुदाय है जो आत्मनिर्भरता के अपने सपने को पूरा कर सके, और उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली। हमने एक योजना और भी बनाई, स्टैंड अप इंडिया, जिसका मकसद था एससी एसटी समुदाय के हमारे भाई बहन और कोई भी समाज की महिला, उसको बैंक से 1 करोड़ रुपए का बिना गारंटी को लोन, ताकि वो अपना कारोबार। और हमने इस बार बजट में इसको डबल कर दिया है, और मैंने देखा है कि लाखों ऐसे नौजवान इस वंचित समुदाय से, या लाखों बहनें आज मुद्रा योजना के द्वारा अपना कारोबार करना शुरू किया है, और खुद को तो रोजगार पाया ही, लेकिन उन्होंने किसी 1-2 और लोगों को भी रोजगार दिया है। आदरणीय सभापति जी, हर कारीगर का सशक्तिकरण, हर समुदाय का सशक्तिकरण, और जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करने का काम मुद्रा योजना के माध्यम से हमने किया है। आदरणीय सभापति जी, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी पूजता है। गरीब, वंचित, उसकी का कल्याण, ये हमारी प्राथमिकता है। इस वर्ष के बजट में भी आप देखिए, लेदर इंडस्ट्री, फुटवेयर इंडस्ट्री, ऐसे अनेक छोटे दायरे के विषयों को हमने स्पर्श किया है, और इसका सबसे बड़ा लाभ गरीब और वंचित समुदाय के लोगों को मिलने वाला है, जो इस बजट में घोषणा की। अब उदाहरण के रूप में टॉयज की बात करें, समाज के इस प्रकार के वर्ग के लोग ही टॉयज बनाने के काम में हैं। हमने उस पर ध्यान केंद्रित किया, बहुत सारे गरीब परिवारों को अनेक प्रकार की उसमें मदद दी गई, और उसका परिणाम आज आया है कि टॉयज हम एक्सपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज इंपोर्ट करने की आदत में फंसे हुए थे, आज हमारे टॉय 3 गुना एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और जिसका फायदा समाज के एक बहुत ही नीचे के तबके में जीने वाले, मुसीबतों से गुजारा करने वाले समुदाय को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में एक बहुत बड़ा समुदाय है, मछुआरा समुदाय। इन मछुआरे साथियों के लिए हमने एक अलग मिनिस्ट्री तो बनाई, लेकिन जो बेनिफिट किसान क्रेडिट में किसानों को मिलता था, हमने वो किसान क्रेडिट कार्ड के सारे बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को भी दिया, ये सुविधा दी।
अलग मिनिस्ट्री बनाई, ये काम किया और करीब करीब 40,000 करोड़ रुपया हमने इसके अंदर इंफ्यूज किया है। फिशरीज सेक्टर को बल दिया है और इसका प्रयास ये इन प्रयासों का परिणाम ये आया है कि हमारा मछली उत्पादन 2 गुना और एक्सपोर्ट भी 2 गुना हुआ है और जिसका सीधा बेनिफिट हमारे मछुआरे भाई बहनों को हुआ है। यानी समाज के सबसे उपेक्षित हमारे बंधु हैं, उनको हमने सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे करके हमने काम करने का प्रयास किया है। आदरणीय सभापति जी, यहाँ जो जातिवाद का जहर फैलाने की जिनको नया शौक लग गया है, हमारे देश के आदिवासी समाज, उन आदिवासी समाज में भी कई स्तर की स्थितियां हैं। कुछ समूह ऐसे हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो करीब देश में 200-300 जगह पे बिखरे हुए हैं और कुल आबादी उनकी बहुत कम है, लेकिन वो ऐसे उपेक्षित रहे हैं, उनकी बारीकियों को जाने तो दिल दहलाने वाली बात है। और मेरा सद्भाग्य रहा कि राष्ट्रपति जी से इस विषय में मुझे काफी गाइडेंस मिला, क्योंकि उस समाज को काफी निकट से राष्ट्रपति जी जानती है और उसी में से आदिवासी समाज में भी बहुत वंचित अवस्था में जीने वाला एक जो छोटा तबके के लोग, वह बिखरे पड़े लोग हैं, उनको विशेष रूप से योजना में लाने का प्रयास हुआ और हमने पीएम जनमन योजना बनाई और 24,000 करोड़ रुपए ताकि उनको कुछ सुविधाएं मिले, उनके कल्याण के काम हो और वे भी सबसे पहले तो अन्य आदिवासी समाज की बराबरी तक तो पहुंचे और फिर पूरे समाज की बराबरी करने के लिए योग्य बने। उस दिशा में हमने काम किया है। आदरणीय सभापति जी, समाज के अलग अलग तबकों की चिंता तो की है। हमने देश के अलग अलग भूभाग में भी कुछ ऐसी स्थितियां हैं कि जिसमें बहुत पिछड़ापन है। जैसे हमारे सीमावर्ती गांव, उनको बैकवर्ड विलेज करके छोड़ दिया गया था, आखिरी गांव करके छोड़ दिया गया था। हमने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाया। हम ये जो दिल्ली पहले और बाद में सब धीरे 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 जो जाए दूर जाता जाए आखिर चला जाए, हमने बदल दिया। हमने तय किया कि सीमा पर जो लोग हैं वो पहले और वो अंदर की तरफ आता जाए। जहां सूरज की किरण सबसे पहले आती है और जहां सूरज की आखिरी किरण भी जिनके पास होती है, ऐसे आखिरी गांव उनको हमने फर्स्ट विलेज के रूप में विशेष दर्जा देते हुए, विशेष योजना बनाते हुए हमने उनके विकास के कामों को, इतना ही नहीं, उसको प्राथमिकता इतनी दी कि मैंने पिछले टर्म में मंत्री परिषद के साथियों को ऐसे दूर दराज के गांवों में 24 घंटे रुकने के लिए भेजा था और -15 डिग्री वाले कुछ विलेजेस थे, वहां भी हमारे मंत्री वहां जाकर के रुके थे, उनको समझने का, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास किया था। और हमने 15 अगस्त 26 जनवरी में जो मेहमान बुलाते हैं, उसमें भी ये जो सीमा पर बसे हुए हमारे पहले विलेज है, आज उनके प्रधानों को हम 26 जनवरी 15 अगस्त में बुलाते हैं। राष्ट्रपति जी के यहाँ एट होम में होते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश है सबका साथ सबका विकास, और इसलिए खोजते रहते हैं कि हम किसको अभी भी पहुंचना बाकी है, चलो जल्दी करो। आदरणीय सभापति जी, वाइब्रेंट विलेज की योजना देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी हो रही है, बहुत महत्वपूर्ण हो रही है और हम उसको भी बल दे रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने गणतंत्र के 75 वर्ष के मौके पर संविधान निर्माताओं से प्रेरणा लेने का भी आग्रह
अपने अभिभाषण में किया है। मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हमारे संविधान निर्माताओं की जो भावना थी, उसी का आदर करते हुए, उसी से प्रेरणा लेते हुए हम आज आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा ये यूसीसी क्या लाए हैं, लेकिन जो संविधान सभा की डिबेट पढ़ेंगे उनको पता चलेगा कि हम उस भावना का यहाँ लाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की इस भावना को जीते हैं ना, तब जाकर के ये साहस करते हैं और कमिटमेंट के साथ पूरा करने का प्रयास करते हैं। आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था। संविधान निर्माताओं के एक एक बात से प्रेरणा लेने की थी, लेकिन ये कांग्रेस है जिसने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आप कल्पना कर सकते थे कि जब देश में एक चुनी हुई सरकार नहीं थी, एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट था चुनाव तक का, वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट में जो बैठे थे महाशय, उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया। आते ही चुनी हुई सरकार करती तो थोड़ा भी तो समझ आता था, लेकिन उतना भी इंतजाम नहीं किया। और किया क्या उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कुचला। अखबारों पर, प्रेस पर लगाम लगाई और डेमोक्रेट का टैग लगाकर घूमते रहे दुनिया में। देश के डेमोक्रेसी का महत्वपूर्ण स्तंभ, उसको कुचलने का काम हुआ और ये संविधान की भावना का पूरी तरह अनादर था। आदरणीय सभापति जी, देश की पहली सरकार थी, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और मुंबई में जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब मुंबई में मजदूरों की एक हड़ताल हुई। उसमें मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी जी ने एक गीत गाया था, कॉमनवेल्थ का दास है। ये कविता उन्होंने गाई थी। कविता गाने मात्र के गुणे में नेहरू जी ने देश के एक महान कवि को जेल में ठूस दिया। मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी सिर्फ एक जुलूस में शामिल हुए थे, आंदोलन करने वालों के जुलूस में शामिल हुए थे, इसलिए बलराज साहनी जी को जेल में बंद कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, लता मंगेशकर जी के भाई हृदयनाथ मंगेशकर जी ने वीर सावरकर पर एक कविता स्वरबद्ध करके आकाशवाणी पर प्रस्तुत करने का योजना बनाई। इतने मात्र पर हृदयनाथ मंगेशकर जी को आकाशवाणी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इसके बाद देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है।
आदरणीय सभापति जी, इस देश ने इमरजेंसी का भी दौर देखा है। संविधान की किस प्रकार से कुचला गया, संविधान के स्पिरिट को किस प्रकार से रौंदा गया, और वो भी सत्ता सुख के लिए किया गया, ये देश जानता है। और इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिने कलाकार देवानंद जी से आग्रह किया गया कि वे इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने साफ साफ इमरजेंसी पर समर्थन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, और इसलिए दूरदर्शन पर देवानंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, ये संविधान की बातें करने वाले लोग, उन्होंने सालों से संविधान को अपने जेब में रखा है, उसी का एक परिणाम है। संविधान का सम्मान नहीं किया है। आदरणीय सभापति जी किशोर कुमार जी, उन्होंने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। आदरणीय सभापति जी, मैं इमरजेंसी के उन दिनों को भूल नहीं सकता, और शायद आज भी वो तस्वीरें मौजूद है। ये जो लोकतंत्र की बातें करते हैं, मानव गरिमा की बातें करते हैं, और बड़े बड़े भाषण देने के लिए शौकीन लोग हैं, आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेता, उनको हथकड़ियां और जंजीरों से बांधा गया था। इनके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, सत्ता सुख के लिए, शाही परिवार के अहंकार के लिए इस देश के लाखों परिवारों को तबाह कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया। बहुत लंबा संघर्ष चला। ये अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार मारने वालों को जनता जनार्दन की ताकत को स्वीकार करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े, और देश में जनता जनार्दन के सामर्थ्य से इमरजेंसी हटी। ये भारत के लोगों की रगों में जो लोकतंत्र है ना, उसी का परिणाम था। हमारे माननीय खड़गे जी आपके सामने बढ़िया बढ़िया शेर सुनाते रहते हैं, और उनका शौक है शेर सुनाने का, और सभापति जी आप भी बड़ा मजा लेते हैं। एक शेर मैंने भी कहीं पढ़ा था, तमाशा करने वालों को क्या खबर, तमाशा करने वालों को क्या खबर, हमने कितने तूफानों को पार कर दिया जलाया है, हमने कितने तूफानों को पार कर
दिया जलाया है। आदरणीय सभापति जी, मैं आदरणीय खड़गे जी वरिष्ठ नेता है और मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, और इतना लंबा समय सार्वजनिक जीवन ये छोटी बात नहीं है। और मैं इस देश में चाहे शरद राव हो चाहे खड़गे जी हो, इन सब का मैं, हमारे देवगौड़ा जी बैठे हैं, ये असामान्य सिद्धियां हैं उनके जीवन की जो उन्होंने ऐसा है खड़गे जी, आपको आपके घर में तो ये बातें सुनने को नहीं मिलेगी, नहीं बता दूंगा। इस बार मैं देख रहा था कि खड़गे जी कविताएं पढ़ रहे थे, लेकिन जो बातें बता रहे थे, और आपने बड़ा सही पकड़ा था कि जरा बताओ तो सही भी ये कविता है कब की है? उनको पता था, सभापति जी, उनको पता था ये कविता है कब की है। भीतर कांग्रेस की दुर्दशा का इतना दर्द पड़ा था, लेकिन वहां हालत यह है कि बोल नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये अच्छा मंच है, यही बोल दें, और इसलिए उन्होंने नीरज की कविता के माध्यम से उनके घर के हालात यहां प्रस्तुत किए हैं। आदरणीय सभापति जी, जो आज के लिए सही है, खड़गे जी को मैं आज वही कवि नीरज जी की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। कांग्रेस सरकार का जो दौर था उस समय नीरज जी ने ये कविताएं लिखी थी, और उसमें उन्होंने कहा था, है बहुत अंधियारा, है बहुत अंधियारा, अब सूरज निकलना चाहिए, अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। नीरज जी ने कांग्रेस के उस कालखंड में ये कविता कही। 1970 में जब कांग्रेस, अरे चारों तरफ कांग्रेस का राज चलता था, उस समय नीरज जी का एक और कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, फिर दीप जलेगा। हरिवंश जी तो अभ्यासु हैं तो उनको भली भांति पता है, उस समय उनका यह संग्रह प्रसिद्ध हुआ था, फिर दीप जलेगा। उसमें उन्होंने कहा था, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, नीरज जी ने उस समय कहा था, मेरे देश उदास न हो। नीरज जी ने अपनी कविता में कहा था, मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा, और हमारा सद्भाग्य देखिए, हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। आदरणीय नीरज जी ने कहा था, जब तक कांग्रेस का सूरज चमकता रहा, देश ऐसा ही अंधेरे में रहता रहा। कई दशक तक ऐसे ही हाल बने रहे। आदरणीय सभापति जी, गरीबों को शक्ति देने के लिए, गरीबों के सशक्तिकरण के लिए जितना काम हमारे कार्यकाल में हुआ है, हमारी सरकार के द्वारा हुआ है, इतना पहले कभी नहीं हुआ।
गरीबों का सशक्तिकरण और गरीब ही गरीबी को परास्त करे, उस दिशा में हमने योजनाओं को आकार दिया। और मुझे मेरे देश के गरीबों पर भरोसा है, उनके सामर्थ्य में भरोसा है। अगर अवसर मिल जाए ना तो वो हर चुनौतियों को पार कर सकता है। और गरीब ने करके दिखाया, योजनाओं का लाभ लेते हुए, अवसरों का फायदा उठाते हुए, सशक्तिकरण के माध्यम से 25 करोड़ गरीबी को परास्त करने में सफल हुए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमने एक बहुत बड़ा काम किया है। जो लोग गरीबी से निकले हैं, कठोर परिश्रम करके निकले हैं, सरकारी पर भरोसा करते हुए, योजनाओं को आधार बना करके, और आज गरीबी से निकलकर वो एक न्यू मिडिल क्लास हमारे देश में अर्जित हुआ है। आदरणीय सभापति जी, मेरी सरकार इस न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के साथ डट करके खड़ी है और बहुत कमिटमेंट के साथ हम खड़े हैं। हमारे न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की आकांक्षाएं आज देश के लिए गति देने वाली शक्ति है। हमारे देश की एक नई ऊर्जा है, देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार है। हम मिडिल क्लास के, न्यू मिडिल क्लास के सामर्थ्य को बढ़ाना चाहते हैं। हमने मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़े हिस्से को टैक्स में इस बजट में जीरो कर दिया है। तो 2013 में 2 लाख तक की आय टैक्स में मुक्ति थी, इनकम टैक्स में 2 लाख तक मुक्ति थी। आज हमने 12 लाख तक टैक्स में मुक्ति कर दी। हम 70 साल से ऊपर के किसी भी वर्ग के क्यों न हो, किसी भी समाज से क्यों न हो, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देकर के, और उसका सबसे बड़ा लाभ मिडिल क्लास के बुजुर्गों को मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमने देश में 4 करोड़ घर बनाकर हमारे देशवासियों को दिए, जिसमें से 1 करोड़ से ज्यादा घर शहरों में बने हैं। हमने घर खरीदने वालों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ करता था, उनको सुरक्षा देना बहुत जरूरी था। और इसी सदन में हमने रेरा का कानून बनाया है, जो आज मध्यम वर्ग के घर के सपने के खिलाफ जो रुकावटें थी, उसको दूर करने एक महत्वपूर्ण हथियार बना है। इस बार बजट में स्वामी इनिशिएटिव लाया गया है, जो हाउसिंग प्रोजेक्ट अटके हुए हैं, जिसमें मध्यम वर्ग के पैसे रुके हुए हैं और उनकी सुविधाएं अटकी हुई हैं, उनके उस काम के लिए 15,000 करोड़ रुपया इस बजट में हमने आवंटित किया है, ताकि मध्यम वर्ग के उन सपनों को पूरा कर सकें। आदरणीय सभापति जी, स्टार्टअप का रिवॉल्यूशन जिसको आज दुनिया ने देखा है, और उसका एक प्रभाव भी है। ये स्टार्टअप चलाने वाले कौन है? ये स्टार्टअप चलाने वाले नौजवान ज्यादातर मिडिल क्लास के नौजवान हैं। आज पूरी दुनिया भारत के प्रति आकर्षित है, खास करके G20 समूहों की
देश के 50-60 स्थानों पर जो मीटिंगें हुई, उसके कारण भारत को जो पहले सभी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु मानते थे, भारत को विशालता का उनको पता चला है। और आज विश्व का भारत के टूरिज्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और जब टूरिज्म बढ़ता है तो व्यवसाय के भी अनेक अवसर आते हैं और उसका लाभ भी हमारे मिडिल क्लास को बहुत मिलने वाला है, उनके आय के साथ। आदरणीय सभापति जी, आज हमारा मिडिल क्लास आत्मविश्वास से भरा हुआ है और ये अभूतपूर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य बना देता है देश का। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत का मध्यम वर्ग विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए कमर कस करके खड़ा हो गया है, हमारे साथ चल पड़ा है। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत के निर्माण में सबसे बड़ा रोल देश के युवाओं का है। हमें डेमोग्राफी का डिविडेंड, उस पर हमारा भी बल है। जो अभी स्कूल कॉलेज में है वही विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी बनने वाले हैं। और इसलिए उनके अंदर एक स्वाभाविक भाव है कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे देश की विकास की यात्रा बढ़ेगी। और जो उनके लिए एक बहुत बड़ा और एक प्रकार से विकसित भारत का बेस हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज के नौजवान है, वो हमारा सामर्थ्य है। पिछले 10 साल में लगातार इस तबके को, इस बेस को मजबूत करने के लिए हमने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत काम किया है। 21वीं सदी की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा नीति के लिए पहले सोचा तक नहीं गया। जो चलता है चलने दो, जैसा होता है होते रहो। करीब 3 दशक के अंतराल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के हम आए। 3 दशक के अंतराल, इस नीति के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव हैं। उसमें एक की मैं चर्चा करता हूं, पीएम श्री स्कूल। ये पीएम श्री स्कूल आज करीब 10-12 हजार स्कूल ऑलरेडी बन चुके हैं और नए बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने शिक्षा नीति में बदलाव लाया है। मातृभाषा में पढ़ाई और मातृभाषा में परीक्षा, इस पर हमने बल दिया है। देश आजाद हुआ लेकिन ये कुछ गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं जकड़ के रखा था ना, उसमें ये हमारी भाषा भी थी। हमारी मातृभाषा के साथ घोर अन्याय हुआ और गरीब का बच्चा, दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, वंचित का बच्चा वो इसलिए रुक जाए ताकि उसको लैंग्वेज नहीं आती है। ये उसके साथ घोर अन्याय था। और सबका साथ सबका विकास का मंत्र मुझे चैन से सोने नहीं देता था। और इसमें मैंने कहा कि देश में मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में डॉक्टर बने, मातृभाषा में इंजीनियर बने। जिनको अंग्रेजी भाषा पढ़ने नसीब नहीं हुई, उनके सामर्थ्य को हम रोक नहीं सकते। हमने बहुत बड़ा बदलाव किया है और उसके कारण आज गरीब माँ का, विधवा माँ का भी बच्चा आज डॉक्टर इंजीनियर के सपने देखने लगा। आदिवासी युवाओं के लिए एकलव्य मॉडल स्कूलों का हमने विस्तार किया है। 10 साल पहले करीब 150 एकलव्य विद्यालय थे, आज 470 है, 470 हो चुके। और अब हम 200 और ज्यादा एकलव्य स्कूल की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, हमने सैनिक स्कूलों में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म किया और सैनिक स्कूलों में हमने बेटियों को भी प्रवेश की व्यवस्था की। आप स्वयं सैनिक स्कूल के विद्यार्थी रहे। पहले बेटियों के लिए उसके दरवाजे बंद थे
और आप भी जानते हैं कि सैनिक स्कूलों का महात्मा क्या होता है, उसका सामर्थ्य क्या होता है, जिसने आप जैसे व्यक्तियों को जन्म दिया है। अब वो अवसर मेरे देश की बेटियों को भी मिलेगा। हमने सैनिक स्कूल के दरवाजे खोल दिए और अभी हमारी सैकड़ों बेटियां देशभक्ति के इस माहौल में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और देश के लिए जीने का जज्बा सहज रूप से उनके भीतर पनप रहा है। आदरणीय सभापति जी, युवाओं के ग्रूमिंग में एनसीसी की बहुत बड़ी भूमिका है। हम में से जो भी एनसीसी के संपर्क में रहा है उसे मालूम है कि उस उम्र में और उस कालखंड में एक बहुत सुनहरा अवसर होता है व्यक्ति के विकास में, सर्वांगीण विकास में। उसको एक एक्सपोजर मिलता है। बीते वर्षों में एनसीसी में अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। हमने उसको भी जकड़ करके बैठ गए थे। 2014 तक एनसीसी में करीब 14 लाख कैडेट हुआ करते थे। आज वो संख्या 20 लाख पार कर गई। आदरणीय सभापति जी, देश के युवाओं में जो उमंग है, उत्साह है, नया कुछ कर गुजरने की इच्छा है, रूटीन काम से भी हटकर के कुछ करने का उनका इरादा है, ये साफ नजर आता है। जब मैंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, मैंने देखा कि आज भी कई शहरों के नौजवानों की टोलियां अपने तरीके से, स्वयं प्रेरणा से स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कोई झुग्गी झोपड़ी में जाकर के शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, कई नौजवान कुछ न कुछ कर रहे हैं। इन सारी बातों को देख करके हमें लगा कि देश के युवाओं को एक अवसर मिलना चाहिए, संगठित रूप से प्रयास होना चाहिए। और इसके लिए हमने माय भारत एक आंदोलन शुरू किया है। मेरा युवा भारत, माय भारत। आज करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने उसमें अपनी रजिस्ट्री करवाई है और देश के वर्तमान विषयों पर चर्चा करना, मंथन करना, समाज को जागरूक करना, सक्रियता से ये नौजवान अपनी प्रेरणा से कर रहे हैं। उनको स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है। वो अपने सामर्थ्य से अच्छी चीजों को हाथ लगा करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, खेल का क्षेत्र, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को जन्म देते हैं और जिस देश में स्पोर्ट जितना व्यापक होता है, उस देश के अंदर वो स्पिरिट अपने आप पनपता है। खेल प्रतिभा को बल देने के लिए हमने अनेक आयामों पर काम शुरू किया है। खेल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो, उसमें अभूतपूर्व हमने मदद की है ताकि देश के नौजवानों को एक अवसर मिले। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप्स और खेलो इंडिया अभियान हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखते हैं और हम अनुभव भी कर रहे हैं। पिछले दिनों 10 साल में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट हुए हैं, भारत ने अपना झंडा गाड़ दिया है, भारत ने अपना सामर्थ्य दिखा दिया है, भारत के नौजवानों ने अपना लोहा बनवा लिया है और उसमें हमारी बेटियां भी उतना ही दमखम के साथ दुनिया के सामने भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रही है। आदरणीय सभापति जी, किसी भी देश को विकासशील से विकसित की जो यात्रा होती है, उसमें जन कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लोक कल्याण के कामों का अपना महत्व है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कारण होता है, बहुत बड़ी ताकत होता है। और विकासशील से विकसित की यात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर से गुजरती है और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व को समझा है और हमने इस पर बल दिया है।
और जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो ये भी जरूरी है कि वो समय सर पूरे हो। जिसकी हम कल्पना करें, योजना करें, आवश्यकता समझे, लेकिन लटके रहे तो उसका फायदा नहीं मिलता है। उससे टैक्सपेयर का पैसा भी बर्बाद होता है और देश उस लाभ से वंचित रह जाता है, अनेक सालों तक इंतजार करता है, उसका बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है जिसको शब्दों में गिना नहीं जा सकता है। कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, भटकाना, लटकाना ये उनका कल्चर बन गया था और उसके कारण ये राजनीति का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट को करने देना, नहीं करने देना, उसमें राजनीतिक तराजू रहता था। सबका साथ, सबका विकास का मंत्र नहीं होता था। एक भी नहीं हो रहा। इस कांग्रेस कल्चर से मुक्ति पाने के लिए हमने एक प्रगति नाम की व्यवस्था बनाई और नियमित रूप से मैं स्वयं इस प्रगति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर का, प्रोजेक्ट्स का डिटेल मॉनिटरिंग करता हूं।